रिमाइंडर बनाना है। दिस इज द वे। यस मैम, मॉड एन करके और जो रिमाइंडर आएगा, यस मैम वो क्लियर हो गया मैम। तो मेरा मैंने 5 और 7 का करके देखा था मैम। आज मैं एक आधा एग्जाम्पल और करा देती हूँ, बाकी बच्चों को ज्वाइन कर, एक दो एग्जाम्पल मैं और करा दूंगी आज, ठीक है, लेके बच्चों को ज्वाइन करने दो। मैम प्रवीण सर दिल्ली आ गए? नो आइडिया, ये बात नहीं हुई है। मैम हेलो, बोलो अभिषेक। मैम एक बात पूछनी थी, आपकी फी कितनी है पूरा नेटवर्किंग का मैम? 23 था ना, सर ने ही 23 था, बताया हो। नो मैम मैंने ना आधा पे किया था, आधा नहीं किया था, तो जो बच्चा रिमाइंडर बचा होगा वो मैं कर दूंगा। ओके। अजय जी आज नहीं आया है क्लास में, चलो मैं ना एक तुम लोगों को एक और एग्जांपल, ये क्लियर है तुम लोगों को आ रहे से गौरव पद्माक्ष, या एक और एग्जांपल करें? एक और कर लेते हैं मैम। वैसे एल्गो क्लियर हो गया है, आप एग्जांपल करना चाहें तो कर दीजिए। हाँ, एक दो एग्जांपल और करा देती हूँ सर के, एक और तरीका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट कंपलसरी ही है RSA आना एग्जाम में, काइंड ऑफ कंपलसरी मान लो कि आता ही आता है एक, ठीक है, तो प्रैक्टिस किया रहेगा तो आसानी होगी, और ये आता भी है 7 या 8 मार्क्स में, ठीक है। एक मिनट, अच्छा अजय, अजय एम आई ऑडिबल? यस मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। चलो अजय कोई डाउट है पीछे क्लास वाले RSA एल्गोरिथम में? एल्गो लिख ले, स्टेप बाय स्टेप एल्गो लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है PI लिखने के लिए। हेलो मैम। यस मैम हमारा ये टॉपिक खत्म होने के बाद रिवीजन आप कराएंगी ना सबका, जब ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो? रिवीजन तुम लोग करोगे, मुझे डाउट पूछोगे? वो तो है, यस मैम, जैसे आपने बोला था कि टेस्ट होगा, मतलब आप पूछेंगी, ये बोल। ब्लॉक वाइज लूंगी, ठीक है, यस मैम, क्योंकि वही मैम। हमारा एक ही लास्ट टॉपिक MD5 बच रहा है इसमें, जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में एक लास्ट टॉपिक है, देखती हूँ आज अगर हो गया तो ठीक है, MD5 है, ठीक है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। एक चीज है दैट इज योर नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो थ्योरी का जैसा ही कुछ है, वो करा दूंगी, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। देखो आज मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने ये देखो मान लिया मैंने लिया P इक्वल टू 13 और Q इक्वल टू मैंने सपोज लिया 19, ठीक है, P 13 और Q 19, राइट। तो पहला स्टेप यही होगा कि हमें दो प्राइमरी नंबर लेने हैं, दो प्राइम नंबर लेने हैं ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के, तो हमने दोनों ऑलमोस्ट क्लोज ही लिया है, 13 और 19 ले लिया दो प्राइम नंबर। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें n कैलकुलेट करना होता है, n इक्वल टू P इंटू Q, राइट। तो ये हो गया 13 इंटू 19, कितने हो गए? ये हो गए 190 और 247, राइट, ये होगा ना? यस मैम। पद्माक्ष? यस मैम। यही होगा ना? यस मैम। नेक्स्ट स्टेप में हमें फाई ऑफ n निकालना है, तो फाई ऑफ n विल बी P-1, भूल गए हो तुम लोग लगता है कैलकुलेट करना, इक्वल माइनस इंटू Q-1,
तो p-1 हमारा हो जाएगा 12 इंटू 18, राइट? कितना हुआ? 12 इंटू 18 कितने हो गए? 216 मैम 216। 216, वेरी गुड। तो हमारा PQ हमने एज्यूम, ये हमें क्या करना है, ये हमें एज्यूम करना है, हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद n कैलकुलेट कर लिया, फाई ऑफ n कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है, ये एज्यूम करना है E, एज्यूम E कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड शुड बी लेस देन फाई ऑफ n, राइट? यस मैम। तो ये मतलब 1 से बड़ा होना 1 और चाहिए और 216 के बीच में। 216 के बीच में होना चाहिए। तो ये हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 और 216 के बीच में, वी कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है? यस मैम। चलो कोई कोई वैल्यू निकालो। कोशिश हम देखो, अभी तुमने कहा था कि डी हमारा जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर आए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा प्राइम नंबर आए, लेकिन हम ई कोशिश करते हैं कि प्राइम ले। समझ में आ रहा है? हम कोशिश करते हैं कि ई जो है वो हमारा प्राइम नंबर हो, राइट? मैम 11 लेते हैं। हाँ, तो मान लो हम हम कर लेते हैं ई इक्वल टू 11, ठीक है? अब हमें क्या करना होगा कि हमें कैलकुलेट करना होगा डी, कैलकुलेट डी करना है। तो डी कैसा होना चाहिए? अगेन फर्स्ट वाली चीज वही रहेगी कि इट शुड बी, डी शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड फाई एन के बीच में होना चाहिए इसमें, होना चाहिए। और ई मल्टीप्लाई डी मॉडुलो डिवीजन फाई ऑफ एन शुड बी 1, 1। यही था ना? यस मैम। हम अब क्या करेंगे कि फाई ऑफ एन का मल्टीप्लीकेशन, जो मैं तुम लोगों को शॉर्टकट तरीका बताया था कि फाई ऑफ एन का मल्टीप्लीकेशन टेबल देख लो और उससे एक एक वैल्यू बढ़ा के लिख लो। तो फाई ऑफ एन हमारा कितना है? 216। तो एक वैल्यू हम बढ़ा के लेंगे तो 217 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं? 433, 433। यस मैम। राइट? और हमारा फिर क्या हो सकता है? ये हो जाएगा 3 टाइम करेंगे तो हम 649। हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है हमारा? ये होगा कि 216 का मल्टीप्लिकेशन टेबल जब हम देखते हैं तो 216 का मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है? 216 होगा, फिर 432 होगा, फिर 648 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे एक एक बढ़ा के लिख ले रहे हैं, सो दैट कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमारा 649 हो जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा 4 टाइम से करते हैं तो 865, जो कि 864 आ रहा है। देन हमारा आएगा 1080 होता है तो 1081। तो ये सब हमें, अब हम ये सारे वैल्यू क्या है कि फाई ऑफ एन के मल्टीप्लीकेशन टेबल से एक ज्यादा की वैल्यूज हैं। फाइव ऑफ एन के मल्टीप्लीकेशन टेबल में जो वैल्यूज आती हैं उनसे एक एक वैल्यू मैंने बढ़ा के लिख लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि चूंकि मैंने ई का माना है 11, तो इनमें से हम किसी को देखते हैं डिवाइड करके कि कौन सी वैल्यू 11 से डिवाइड हो रही है। इनमें से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। देखो डिवाइड करके देखो कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है 11 से। 649 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 649 को जब तुम डिवाइड करोगे 11 से तो आता है 59। देखो 649 को जब तुम 11 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 59। यस मैम 59 आएगा। 59 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम d को 59 मान लें, अगर हम d इक्वल टू 59 ले लेते हैं तो e इंटू डी क्या हो जाएगा? 649, क्योंकि हमारा ये आ रहा है 649। और इसको जब हम मॉडुलो डिवीजन करेंगे फाई ऑफ एन मतलब 216 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यस मैम। बाकी लोग बताइए, गौरव।
पद्माक्ष, अजय, ठीक है। तो हमने ई ले लिया, जब हमने चूंकि ई लिया था 11, तो अब हमें इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो हमने एक पढ़ा के वैल्यू ली उन सबों को 11 से डिवाइड। अब देखो हो सकता है कि अगर मैंने ई 11 लिया तो कोई डिवाइड ना हो, क्वाइट पॉसिबल, तो हम ई के बदले कोई और वैल्यू लेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इनको हम दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं इन वैल्यूज को। तो उन दो फैक्टर्स में पहले ही सोच लेना है कि हमारा ये आ गया तो इसको दो फैक्टर में डिवाइड कर लो। अब उसमें से एक फैक्टर को ई मान लो, दूसरे फैक्टर को डी मान लो। दैट इज मतलब इजी तरीका है करने का। तो यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि ई को हम 11 लेते हैं, तो अब हमें कैलकुलेट करना था डी। तो हमारा डी जो है 5n से छोटा होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब हमने ई लिया है 11, तो हम डी ऐसी वैल्यू लेंगे कि जब उसको हम ई से मल्टीप्लाई करें और 216 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 1 आए। तो इसमें से हमें 649 में हमें 59 मिल रहा था डी, तो हमारा डी क्या हो गया, 59 ले लिया हमने। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया बताइए? क्लियर है मैम। अब देखो, अब इसमें और भी प्रोबेबिलिटी है ई और डी की। एक और ई और डी का सेट तो हमें मिल गया, ई और डी हमने ले लिया 11 और 59। दूसरा क्या हो सकता है, देखो अब इसी में पी और क्यू की इसी वैल्यू के लिए अगर ये वैल्यूज देखो अगर तुम, तो देखो 1081 जो है, ये तो अलग से मैं बता दे रही हूँ कि 1081 जो है इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 1081 होता है 23 मल्टीप्लाई 47 करके देखो। 23 मल्टीप्लाई 47 करोगे तो 1081 आता है। आ रहा है ना? करके देखो। ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई 47 1081 है। यस मैम। यस मैम। तो अब क्या करेंगे, तो हम कोशिश किए करते हैं, मुझे ये पहले से अगर पता है तो मैं यहाँ ई को 23 भी ले सकती हूँ और डी को 47 ले लेती हूँ। ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास, है या नहीं है? क्योंकि ई मल्टीप्लाई डी, हम मॉडुलो डिवीजन जब हम 216 पे करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा ही आएगा। जो कंडीशन थी मेरा सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। तो हम यहाँ ई को 23 और डी को 47 ले सकते हैं क्योंकि ये 23 इंटू 47 होता है। इसके अलावा देखो 865 जो है, इसके मल्टीप्लीकेशन में एक और जो वैल्यू है 865 होता है 5 इंटू 173। 865 इक्वल टू 5 इंटू 173। तो तुम ई को 5 ले लो तो डी को हमें 173 ले लेना होगा। देखो इस पर एक बार तुम लोग ध्यान से करके देखो। यस मैम। सॉरी। तो बता कि ये समझ आई कैसे कैलकुलेट करना है कि एग्जाम में जल्दी से कैसे हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे और बहुत कंफ्यूजन ना हो। समझ आया कैसे कर सकते हो? यस मैम।
देखो सबसे पहले फाई ऑफ एन कैलकुलेट कर लेना, सब लोग ध्यान से सुन लो। ये हम कहाँ कैसे हम इसको इजीली कर सकते हैं आसानी से। जैसे ही फाई ऑफ एन मेरा मिल गया, पी और क्यू अगर तुमने मान लिया या क्वेश्चन में दिया हुआ है डजेंट मैटर, तो पी और क्यू जैसे पता चल गया हम फाई ऑफ एन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फाई ऑफ एन का मल्टीप्लीकेशन टेबल लिख लेना शुरुआत में ही, और उन सबसे एक एक वैल्यू बढ़ा के लिख लेना साथ में। अब तुम देखो कि इन वैल्यू को फैक्टराइज करना है दो नंबर्स में, कोशिश करो कि प्राइम नंबर में हो जाए, ना भी हो तो एक प्राइम नंबर जरूर मिलेगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन टेबल से एक वैल्यू बढ़ा के लिखे हो उसमें से दो पार्ट में इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। पहला जहां मिला, एग्जाम में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पहली बार जहां वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जैसे ये हमने डिवाइड किया इसको, सब कुछ मैंने शुरुआत में ही किया, मान लो मैंने क्या लिया था 649। 649 मुझे जैसे मिला कि 649 मतलब मेरा है 11 इंटू 59, बस ये दो चीज मान लो कि इसमें से एक मुझे ई लेना है और दूसरा मुझे डी लेना है। इसके बाद अज्यूम ई को ये कर लो और डी को ये कर लो, हमारा बड़ी आसानी से हो निकल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने जैसे ही कैलकुलेट किया, ये कंडीशन ध्यान में रख के ही किया है कैलकुलेट, तो हमें अब ज्यादा परेशान नहीं होगा, आराम से जल्दी से हो जाएगा ये। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तुम लोग कर लोगे, इसको शेयर कर लेना, नहीं तो फिर बाद में भूलोगे। ठीक है, तो ये आसान तरीका है करने का। भावेश, इज इट क्लियर टू यू? भावेश, एम आई ऑडिबल? अजय, समझ आया? यस मैम। तो ये आसानी से कैलकुलेट करने का ये तरीका है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या, या तो इसमें मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? गौरव? मैम नहीं आ रही। बदमाश, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अजय, तुम्हारे एंड पे दिक्कत होगी तब। देखो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, या तो एल्गोरिदम लिखने आएगा, तो जो मैंने बताए हैं स्टेप्स वो लिख लेना। अगर एल्गोरिदम 4-5 मार्क्स का है तब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम ही अगर 8-9 मार्क्स के अंदर आ रहा है तो एग्जाम्पल को एक लेके दे देना, मतलब ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पी की या तो तुम्हें एक प्लेन टेक्स्ट दे दिया जाएगा, प्लेन टेक्स्ट मतलब कोई नंबर दिया रहेगा, उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना रहेगा यूजिंग आरएसए। तो हमने प्राइवेट और की और पब्लिक की का कॉम्बिनेशन देखा था कि E/D और E/D नहीं, N/E और N, D, ये हमारे प्राइवेट और पब्लिक की होते हैं, फॉर्मूला बता दिया है। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया जैसे ही तुम E और D कन्वर्ट निकाल लोगे। तो ये या तो इसमें एल्गोरिथम लिखने आएगा, या एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी 20-25 से, कुछ भी एक वैल्यू की प्लेन टेक्स्ट, इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए यूजिंग आरएसए। तो तुम्हारे पास लिबर्टी है, तुम कोई भी पी क्यू ले सकते हो और ई और डी निकाल के इस फॉर्मूले से, जो हमने प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट का फॉर्मूला निकाला था, उस फॉर्मूले से इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोशिश करना पी और की छोटी वैल्यू लो, क्योंकि अगर कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो फिर इसको सिफर टेक्स्ट में, क्योंकि हमने क्या कहा था, प्लेन टेक्स्ट टू द पावर ई या सिफर टेक्स्ट टू द पावर डी, तो वो बड़ा वैल्यू लोगे ई और डी का तो कैलकुलेट करने में टाइम ज्यादा निकल जाएगा, तो इसलिए छोटी वैल्यू लेना पी और क्यू की। या फिर क्वेश्चन में पी और क्यू की वैल्यू गिवन होती है कई बार, ये वैल्यू गिवन रहेगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको सीधा निकालना है फाई एन निकालोगे, फाई एन निकालोगे, ई और डी निकालोगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका आरएसए का, तो इसको ठीक से कर लेना। एल्गोरिथम जो भी लास्ट क्लास में स्क्रीनशॉट भेजा था उसको शेयर करके लिख लेना अपने पास कहीं पे। अब इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो नहीं है तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब MD5, ये एक दूसरा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है। MD5 इसका फुल फॉर्म है मैसेज डाइजेस्ट
वर्जन 5, मतलब MD4 भी है। देखो MD1 से स्टार्ट हुआ था मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 1, उसको इम्प्रूव करके 2, फिर 3, फिर 4, अब ये मैसेज हम डाइजेस्ट वर्जन 5 हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये ना ब्लॉक सिफर यूज करता है। ब्लॉक सिफर मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स पे ये इनकोड करेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, इसमें एक यूनिकनेस क्या है कि आप इसको ब्लॉक साइज कुछ भी दीजिए, whatever you provide the block size, irrespective of the block size, ये मैसेज को जो सिफर टेक्स्ट है, सिफर से टेक्स्ट की साइज इसमें हमेशा 128 बिट ही रहेगी, सॉरी 128 बिट। मतलब अगर तुमने इसको 256 बिट का ब्लॉक दिया है तो भी ये इसको छोटा करके 128 बिट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आप ब्लॉक साइज कुछ भी दीजिए, डजंट मैटर, ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एक ब्लॉक का वो 128 बिट का ही करेगा, वेदर इट इज बिगर और स्मॉलर डजंट मैटर। इसीलिए इसको कहा जाता है मैसेज डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने का मतलब मैसेज का कुछ पार्ट ये कम कर लेता है, खा लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, प्लेन टेक्स्ट का कुछ पार्ट, इसीलिए इसको मैसेज डाइजेस्ट कहा जाता है। कि आप इसमें और जनरली इसमें प्लेन टेक्स्ट की साइज जो हम लेते हैं वो 112 बिट्स लेते हैं, और हमें जो सिफर टेक्स्ट मिलती है वो 128 बिट की मिलती है। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट का साइज जो है वो स्मॉलर हो गया, तो इसीलिए इसका नाम मैसेज डाइजेस्ट कहा गया है इसको, बिकॉज इट डाइजेस्ट सम पार्ट ऑफ द मैसेज। अंडरस्टूड? समझ आया या नहीं? Am I audible? मैम एक बार और बता दीजिए। देखो मैसेज डाइजेस्ट में क्या होता है कि हमने अभी इसमें क्या कहा था कि हम ये जो हमारा RSA है या DES है, ये सारे क्या है, ब्लॉक सिफर हैं। ब्लॉक सिफर में हमने क्या कहा कि एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ बिट्स ले लेते हैं ब्लॉक, और उसको हम एज ए ब्लॉक ट्रीट करते हैं। अब ये ब्लॉक की साइज एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होगा, n बिट्स। n बिट्स पे हम सिफर टेक्स्ट पे हम की अप्लाई करते हैं और हमें n बिट की वैल्यू मिलती है जो हमारा सिफर टेक्स्ट होता है। तो वहां पे ब्लॉक की साइज अनचेंज रहती है। प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ब्लॉक की साइज रिमेन्स अनचेंज्ड। DES में भी देखो हमारा 64 बिट का सिफर टेक्स्ट मिल रहा था, हमने सिर्फ 64 बिट प्लेन टेक्स्ट दिया और 64 बिट सिफर टेक्स्ट मिला, मतलब ब्लॉक की साइज अनचेंज्ड रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है MD5 में कि हम जो ब्लॉक देते हैं वो 512 बिट्स का होता है ब्लॉक, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट होगा ये हमारा 512 बिट्स का होगा। लेकिन जब इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं, मतलब इस पे क्रिप्टोग्राफी MD5 एल्गोरिथम जब अप्लाई करेंगे तो ये 512 बिट जो है वो 128 बिट का बन जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, इनपुट में हम इतना दे रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी जब कर लेंगे, इनक्रिप्ट जब कर लेंगे तो हमारा जो सिफर टेक्स्ट होगा वो हमारा 128 बिट का ही रहेगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए इसको मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब पचा जाता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, छोटा कर देता है। अब क्लियर है अभिषेक? यस और नो? तो अब इसमें क्या है, देखो अब इसके स्टेप्स हैं कि जो 512 बिट्स है, ठीक है, इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। देखो ये जो
बिट्स हमारा है, ये 512 बिट का हमारा प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 16 ग्रुप वर्ड, 16 ग्रुप्स ऑफ 32 बिट ई। देखो ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट मिला हमें, मतलब यहाँ चूंकि ये ब्लॉक सिफर है तो हमें एक ब्लॉक की साइज रखनी है। जनरली ब्लॉक की साइज को 512 बिट रखा जाता है। इस ब्लॉक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 16 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में 32 बिट होंगे। दिस प्लेन टेक्स्ट और ब्लॉक will be further divided into 16 groups and each group will have क्या कह रहे हो? नहीं, तुम्हारे अच्छा अभिषेक की ओर वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो में प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। अभिषेक तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी शायद। तो ओके मैम मेरे में तो पूरा क्लियर है। मुझे कंफ्यूजन होती है कि मेरा नेटवर्क खराब है या तुम लोगों के एंड से खराब है। मैम मेरे में तो पूरा क्लियर है, जबकि मैं पीसी से कनेक्टेड हूँ, तो आपका तो ठीक। चलो अभी वो बोल रही हूँ, इतना सुनो। हाँ अभी रिजॉइन, ठीक है रिजॉइन कर लें क्या? कि 5 मिनट रह रहे हैं, रिजॉइन कर लो, 7 क्लियर हो जाए फिर। 7 मिनट है ही तो करिए। हाँ रिजॉइन कर लो क्विकली।